गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? कैसे हो फ्रेंड्स? 27 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैंने क्लास के टाइम में चेंज किया है। पहले यह क्लास 8 बजे होती थी, तो मुझे लगा था कि 8 थोड़ा लेट बजते हैं, तो उस हिसाब से मैंने 1 घंटे पहले यानी सुबह के 7 बजे क्लास का टाइम कर दिया है। तो आज से ये क्लास डेली सुबह 7 बजे हुआ करेगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी सुबह 7 बजे टाइम से आ जाया करें। एक बार फिर से बता दूं, क्लास बाइलिंगुअल रूम में सभी एग्ज़ाम के लिए है। तो अब मैं क्लास की स्टार्टिंग करता हूं पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसे नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? नोएडा विकास प्राधिकरण का कोई बता सकता है कि नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? नोएडा का मतलब NOIDA का मतलब क्या होता है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नोएडा अथॉरिटी? बताइए। ऑप्शन ए लोकेश एम, ऑप्शन बी आदेश कुमार, ऑप्शन सी संदीप गुप्ता या ऑप्शन सी त्रिवेंद्र वर्मा। तो बताइए नोएडा विकास प्राधिकरण का नया सीईओ किसे बनाया गया है? तो बता दूं, इसका सही जवाब है लोकेश एम को। लोकेश एम को नोएडा विकास प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया है। लोकेश एम को। लोकेश एम के बारे में जान लो कि ये पहले 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्होंने जो स्थान लिया है मतलब लोकेश एम ने जो स्थान लिया है ऋतु माहेश्वरी की जगह, ये नोएडा के प्राधिकरण के सीईओ बनाए गए हैं। क्योंकि जो माहेश्वरी हैं, ऋतु माहेश्वरी, अब वो आगरा के मंडलायुक्त बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखना नोएडा का सीईओ बनाया गया है लोकेश एम को। आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। किसे पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए। किसे पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का CMD, तो ये बनाया गया है राजीव के मिश्रा को। तो आपको नोएडा के फुल फॉर्म बता देता हूँ। जैसे ये है नोएडा NOIDA, तो इसकी फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखना। आगे देखते हैं इसमें किसे भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए। नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में ये किया गया संजय जसजीत सिंह को। तो नौसेना अध्यक्ष हैं R हरि कुमार और ये संख्या में 25वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार और ये उप प्रमुख बनाए गए हैं संजय जसजीत सिंह। और सर्वोच्च सेना का सेनापति कौन होता है? बताइए। सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति सभी सेनाओं का। और वायुसेना अध्यक्ष हैं VR चौधरी, ये 27वें नंबर के हैं। ठीक है। नेवी के जो नौसेना के अध्यक्ष हैं वो R हरि कुमार हैं 25वें नंबर के, और वायुसेना अध्यक्ष हैं VR चौधरी 27वें नंबर के। और थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे, ये 29वें नंबर के हैं। ठीक है, याद रखना। और CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दूसरे CDS बने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये CDS हैं अनिल चौहान। इनसे पहले थे, बताओ कौन थे इनसे पहले जो पहले CDS थे जिनकी उसमें हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु में मृत्यु हो गई थी? इतना बता देता हूँ। बताओ पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम क्या था? आगे देखो। TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष। राजस्थान के बारे में बता दूं, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल है तकरीबन 3,42,000 वर्ग किलोमीटर के करीब। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत। हाल ही में किसे फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? फिक्की के 40वीं अध्यक्ष ये चुना गया है सुभाष शिव कुमार को फिक्की का 40वां अध्यक्ष चुना गया है।
आपको फिक्की के बारे में बता देता हूँ कि फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसकी स्थापना यानी इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको इंग्लिश में बता दी और हिंदी में भी बता देता हूँ कि इसे कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और इसकी फुल फॉर्म हो गई फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1927 को हुई थी। फिक्की की स्थापना 1927 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को सौंप दिया है? बताइए, भारत ने INS कृपाण किस देश को सौंप दिया है? बताइए। इंडिया हैज हैंडेड ओवर द कॉर्वेट INS कृपाण टू विच कंट्री? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो बता दूं, INS कृपाण को भारत ने वियतनाम को दिया है। वियतनाम देश को भारत ने INS कृपाण को सौंप दिया है। वियतनाम के बारे में बता दूं आपको, वियतनाम एक आसियान कंट्री है और इसकी राजधानी हनोई है, हनोई। ठीक है, INS कृपाण को भारत ने वियतनाम को सौंप दिया है। और ये INS कृपाण जो है ये खुखरी श्रेणी का युद्धपोत है और इस पर मिसाइल यानी खुखरी श्रेणी का जो युद्धपोत है ये मिसाइलों से लैस है। इस पर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी जो लंबाई है कुल 90 मीटर तो लंबा है ये, और 10.5 के करीब यानी 10.5 मीटर के करीब इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1991 में की गई थी, यानी इंडिया नेवी में ये 1991 में शामिल हुआ था। याद रखना INS कृपाण को। नेवी की बात हो गई है तो आपको बता देता हूँ कि इंडिया के पास कुल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यानी जिस पर एयरक्राफ्टों को रखा जा सकता है, लॉन्च किया मतलब लैंडिंग की जा सकती है एयरक्राफ्ट कैरियर की। तो INS एक तो है INS विक्रमादित्य और एक है INS विक्रांत। INS विक्रमादित्य जो है उसको भारत ने 20 जनवरी 2004 को रूस से ख़रीदा था INS विक्रमादित्य को। तब से अभी तक ये सेवा दे रहा है भारतीय नेवी में INS विक्रमादित्य। उसके अलावा INS विक्रांत जो है भारत का सबसे बड़ा, समझ लो इसे अच्छे से कि INS विक्रांत जो है भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसे इंडियन नेवी में 2022 में शामिल किया गया था। और इसकी लंबाई जो है 262 मीटर तो ये लंबा है और तकरीबन 60 मीटर के करीब चौड़ा है ये। याद रखना, ये तकरीबन फुटबॉल के 3 ग्राउंड के बराबर है INS विक्रांत। और इसकी जो अधिकतम गति है 51 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी तकरीबन 33 नॉटिकल माइल के करीब हो गई इसकी। और इसकी जो एक बार में मतलब ये एक बार में जैसे जल में चलने के बाद तो एक बार में ये 13,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और अधिकतम गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा, और भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। और एक चीज़ और याद रखना इम्पोर्टेंट कि भारत का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था उसका भी नाम विक्रांत था, जिसको भारत ने UK यानी यूनाइटेड किंगडम से ख़रीदा था 1961 में, और वो सेवा मुक्त कर दिया गया था 1997 में। 1997 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। तब से लेकर के 2012, 13, 14 तक वो मुंबई में रखा हुआ था एक मतलब संग्रहालय के रूप में। तो फिर उसे संग्रहालय में उसे 2014 के करीब बेच दिया गया था। तो ठीक है, याद रखना उसी के नाम पर रखा गया फिर इसका INS विक्रांत। और ये तकरीबन 76% स्वदेशी है। जो INS विक्रांत अब बना 2022 में जिसे कमीशन किया गया, ये 76% स्वदेशी रूप से बनाया गया है। आपको पुराने विक्रांत में और नए विक्रांत में एक महत्वपूर्ण अंतर बता देता हूँ कि जो पुराना विक्रांत था उस पर तो 1110 या 1100 के आसपास सदस्य जो उसके ऑफिसर सहित मेंबर थे वो रह सकते थे, लेकिन जो नया बनाया गया है उस पर तकरीबन 1700 रह सकते हैं, 1700 सदस्य, याद रखना। और इसका वजन है 40,000 मीट्रिक टन। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्ट 75, ये पनडुब्बियों के निर्माण से संबंधित है। और प्रोजेक्ट 75 ये फ्रांस के सहयोग से, फ्रांस की नौसेना के सहयोग से चलाया गया था। और बताओ मुझे कि ये जो पनडुब्बी बनी थी इसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था। किस जगह बनाया गया था इनको? और जो 6 पनडुब्बियाँ बनाई गई हैं उसमें पहली है कलवरी, खांडेरी दूसरी, करंज तीसरी, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। कलवरी, खांडेरी, करंज,
बेला, बागीर और बागसीर। इससे संबंधित अभी जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें पूछा गया था कि जनवरी माह या फरवरी में कौन सी उसको पनडुब्बी को लॉन्च किया गया, तो बागीर था उसका आंसर। तो बता देता हूँ, P-75 के तहत 6 पनडुब्बियाँ बनाई गई थी, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला और बागसीर। और इन पनडुब्बियों का P-75 के तहत निर्माण किया गया था मुंबई के मझगांव डॉक के शिपयार्ड में। मझगांव डॉक लिमिटेड या शिपयार्ड कुछ बोल सकते हो। और जो वो विक्रांत का निर्माण किया गया था वो कोचीन शिपयार्ड में किया गया था। ठीक है, तो आगे देखो, इसमें बता देता हूँ कि इसने जो कृपाण है इसको सेवा मुक्त किया गया है। इसने 32 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा दी है। उसके बाद इसे वियतनाम को दे दिया गया है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखो कि किस जहाज़ को राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजर पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजर पुरस्कार ये दिया गया है INS द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे, उनका भी नाम द्रोणाचार्य था, याद रखना। अर्जुन के गुरु का नाम द्रोणाचार्य ही था। आगे INS सतपुड़ा ने किस देश के बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। INS सतपुड़ा ने ये इंडोनेशिया में किया गया है, ये अभ्यास नौसेना का कोमोडो। ठीक है, याद रखना। INS सतपुड़ा ने जो कोमोडो नौसेना का अभ्यास हुआ है इंडोनेशिया के साथ, तो उसमें भाग लिया है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास और बता देता हूँ कि जैसे ये पहला है काजिंद युद्ध अभ्यास, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच किया जाता है। और सूर्य किरण अभ्यास किया जाता है भारत और नेपाल के बीच। और गरुड़ अभ्यास किया जाता है फ्रांस के साथ, लेकिन गरुड़ शक्ति, अगर उसमें शक्ति वर्ड और जोड़ दें तो ये किया जाता है इंडोनेशिया के साथ। बता दूं, फ्रांस के साथ जो भारत युद्ध अभ्यास करता है उसमें प्रमुख हैं, एक तो शक्ति अभ्यास है, एक गरुड़ अभ्यास है और एक वरुण अभ्यास है। गरुड़ और वरुण को याद रखना, ये फ्रांस के साथ करता है। अगर इसके एंड में शक्ति का इस्तेमाल और कर दें, जैसे गरुड़ शक्ति, वरुण शक्ति, तो इसका मतलब भारत के उसके इंडोनेशिया के साथ करता है भारत। गरुड़ शक्ति और वरुण शक्ति अभ्यास को इंडोनेशिया के साथ, और गरुड़ और वरुण को फ्रांस के साथ। ठीक, और बता देता हूँ, मालाबार युद्ध अभ्यास जो किया जाता है, जो क्वाड के जो देश हैं 4 देश, उनके द्वारा किया जाता है। क्वाड में शामिल हैं भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ मालाबार युद्ध अभ्यास करता है भारत। और एक सिम्बेक्स अभ्यास होता है, उसको करता है भारत सिंगापुर के साथ, सिम्बेक्स। और एक सिलीनेक्स है, सिलीनेक्स, ये करता है भारत श्रीलंका के साथ, याद रखना अच्छे से। और उदार शक्ति अभ्यास भी पूछा जाता है, उदार शक्ति अभ्यास को करता है भारत, बताओ, उदार शक्ति अभ्यास को करता है भारत मलेशिया के साथ। और धर्मगोर्जियन बता सकता है कोई? धर्मगोर्जियन किसके साथ करता है भारत? ये करता है भारत जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ करता है भारत युद्ध अभ्यास धर्मगोर्जियन। और एक और है पिचब्लैक, बताओ। और संप्रीति से मतलब प्रीत लगा दी भारत ने बांग्लादेश की शेख हसीना के साथ। नरेंद्र मोदी ने इस हिसाब से याद कर सकते हो, ट्रिक बना करके। ये बांग्लादेश के साथ किया जा सकता है संप्रीति अभ्यास। ठीक है, आगे देखते हैं कि INS सुनैना ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया है? INS सुनैना ने ये किया है केन्या का। केन्या, बता दूं, भूमध्य रेखा पर पड़ने वाला देश है, अफ्रीकी देश है, और केन्या की राजधानी है नैरोबी। अफ्रीका में जो भूमध्य रेखा पर देश पड़ते हैं उसका नाम बता देता हूं कि सबसे पहले साओ टोम प्रिंसिप पड़ता है, उसके बाद पड़ता है गबोन, उसके बाद फिर केन्या पड़ता है केन्या नहीं, कांगो। सॉरी, दोबारा बताता हूँ। जैसे अफ्रीका पर जो विषुवत रेखा पर जो देश पड़ते हैं अफ्रीका के, सबसे पहले साओ टोम प्रिंसिप, उसके बाद गबोन, उसके बाद कांगो, फिर उसके बाद पड़ता है कांगो गणराज्य, फिर पड़ता है युगांडा के बाद केन्या के बाद सोमालिया। ठीक है, याद रखना। केन्या की राजधानी है नैरोबी। और नैरोबी में बता देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय भी है नैरोबी में।
और अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय अदिस अबाबा, जो इथियोपिया की राजधानी है, उसमें है। और एससीओ का मुख्यालय बताओ आप, एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय नौसेना के किस सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल तक उत्कृष्ट सेवा के बाद मुक्त कर दिया गया है? बताइए, भारत की नौसेना में 36 साल तक सेवा देने के बाद पुराने पोत को मुक्त कर दिया है, सेवा मुक्त। यह INS मगर। क्वेश्चन नंबर 3 है आगे। भारत की किस जोड़ी ने कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जीत लिया है? बताइए, बैडमिंटन में भारतीय किस जोड़ी ने कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है? बताइए, विच इंडियन पेयर हैज वन द मेंस डबल्स गोल्ड मेडल एट द कोरिया ओपन? तो बता दूं, ये अभी बहुत अधिक चर्चा में है। ये इन दोनों की जोड़ी बहुत अधिक अच्छा प्रदर्शन कर रही है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इसका सही जवाब है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इन्होंने कोरिया ओपन का खिताब जीत लिया है। थोड़े दिन पहले इन्होंने इंडोनेशिया ओपन का भी खिताब जीता था, इंडोनेशिया, जिसमें इन्होंने मलेशिया के खिलाड़ियों को हराया था। और इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक खिताब और हुआ था वर्ल्ड का, मतलब बैडमिंटन से ही संबंधित था वो, उसका नाम था BWF टूर 1000 खिताब। ये भी जीत लिया इन्होंने, और इसे जीतने वाले पहले भारतीय बने। और इनकी जो जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की, विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। और इन्होंने इस फाइनल में इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्दियान, तो जो सीड्स वरीयता प्राप्त जोड़ी है, उसको हरा दिया है फाइनल में। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कि किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन में ये जीता है आर्यना सवालेंका ने, आर्यना सवालेंका। आपको बता दूं कि जो महिला सिंगल्स में दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी हैं वो पोलैंड की ईगा स्विएटेक हैं, और पुरुषों में स्पेन के कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने अभी विंबलडन के खिताब में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा करके जीत लिया है विंबलडन का फाइनल, याद रखना। आगे, किस देश ने बेल्जियम को हरा करके हॉकी विश्व कप 2023 जीत लिया है? बेल्जियम को हरा दिया है जिस देश ने, उसका नाम बताओ। यह जर्मनी ने 2023 विश्व कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। किस खिलाड़ी ने टाटा स्टील चेस मास्टर 2023 जीता है? टाटा स्टील चेस मास्टर्स, यह अनीश गिरी ने जीत लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने? तीनों फॉर्मेट में ये शुभमन गिल बन गए, सबसे युवा बने ये। आपको बता दूं, तीनों फॉर्मेट में तो शतक कई खिलाड़ियों ने लगाया है, लेकिन सबसे युवा बने शुभमन गिल। भारत की तरफ से बता देता हूं महत्वपूर्ण खिलाड़ी कि जिसने तीनों फॉर्मेट में लगाया है, सुरेश रैना, विराट कोहली, KL राहुल, रोहित शर्मा, और ये शुभमन गिल भारत की तरफ से तीनों फॉर्मेट में। इसके अलावा डेविड वार्नर, शेन वॉटसन, ग्लेन मैक्सवेल, ये ऑस्ट्रेलिया के हो गए, इंग्लैंड के जॉस बटलर, ब्रेंडन मैकुलम न्यूजीलैंड के, और पाकिस्तान के बाबर आजम ने भी लगाया है इसमें तीनों फॉर्मेट में। महिला जयवर्धने श्रीलंका के, और क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के हो गए। तो काफ़ी खिलाड़ियों ने तीनों फॉर्मेट में शतक लगा दिया है, और सबसे युवा बने शुभमन गिल। किस देश ने 2027 के फुटबॉल एशियाड कप की मेज़बानी की घोषणा की है? बताइए, 2027 का फुटबॉल एशियाई कप किस देश में किया जाएगा? ये सऊदी अरब में किया जाएगा, और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, ठीक है, सऊदी अरब। और जो किंग खालिद हवाई अड्डा है वो रियाद में ही है, सऊदी अरब में। और एक चीज़ और याद रखना, किंग खालिद जो हवाई अड्डा है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है रियाद में। लेकिन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट पूछा जाए तो ये सिंगापुर का है चांगी एयरपोर्ट। क्या नाम है? चांगी, याद रखना, चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट है सिंगापुर में, और सबसे बड़ा किंग खालिद सऊदी अरब में। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब? आपको बता दूं कि इसके द्वारा एक दूसरे के बीच
सहयोग और ज्ञान को साझाकरण के माध्यम से नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा मिलता है इसकी वजह से, ठीक है। और बता दो यह पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है केरल में, याद रखना, पहला इनोवेशन कंस्ट्रक्शन हब। आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज ये जम्मू कश्मीर में बना है, केबल स्टे रेल ब्रिज, ठीक है। केबल स्टे रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में। और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी देखा जाए तो वो भी जम्मू कश्मीर में है, और वो है चिनाब नदी पर है, चिनाब पुल, उसका नाम है चिनाब रेलवे पुल, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर है और उसकी ऊंचाई है 1178 मीटर। आगे देखते हैं किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये असम में बनाया जा रहा है, गुवाहाटी में। आगे रीडिंग लाउंज हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा, रीडिंग लाउंज ये बना है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। और ये लाल बहादुर हवाई अड्डा जो है लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में नहीं, उसमें वाराणसी में स्थित है। कन्फ्यूज हो जाता है कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है और लाल बहादुर शास्त्री तो ये बाबतपुर है वाराणसी में, उस जगह पर स्थित है, और चौधरी चरण सिंह लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और इंदिरा गांधी जो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो नई दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा ये सांता क्रूज मुंबई में स्थित है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये दमदम कोलकाता में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अंबेडकर हवाई अड्डा ये नागपुर में है। और वीर सावरकर के बारे में भी पूछा जाता है, वीर सावरकर हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। और गोपीनाथ बारदोलाई संस्थापक थे असम के, तो याद रखना गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलाई। और कैंपगोड़ा बेंगलुरु में है, जो इंडिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है, कैंपगोड़ा हवाई अड्डा, ठीक है। और कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोच्चि में है, केरल में। और देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये इंदौर में है, ठीक है। ये प्रमुख हवाई अड्डे मैंने आपके सामने बता दिए। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। 100% विद्युतीकृत रेलवे जिस राज्य में, हरियाणा बन गया है, ठीक है, याद रखना। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला। मई 2003 तक 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर, 100% सीवरेज सुविधाएं, ये हैदराबाद है। आपको इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ कि 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना का गठन हुआ था, तो सबसे पहला विवाद खड़ा हो गया था कि दोनों राज्यों की राजधानी क्या बनेगी। तो उसका सॉल्यूशन निकालते हुए यह किया गया कि हैदराबाद जो है दोनों देशों की संयुक्त राजधानी बनेगी और 10 वर्षों तक यह आंध्र प्रदेश की राजधानी रह सकती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी का गठन करना होगा। तो उसके बाद बताता हूँ, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, जबकि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के कुर्नूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आ गया, उसी में बता दिया मैंने। जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी बताई, उसमें तीनों में कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम है, तो उसी हिसाब से आसान हो गया इसे करना। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। याद रखना कि गृह मंत्री अमित शाह ने कुर्नूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। यानी होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड श्री राम इन कुर्नूल ऑफ विच स्टेट। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये मॉरिशस में किया है। मॉरिशस के बारे में आपको बता देता हूँ कि मॉरिशस हिंद महासागर के अंतर्गत देश है और इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने योग्य है कि इस पर मॉरिशस में 70% भारतीयों का निवास है, यानी मॉरिशस में 70% भारतीय रहते हैं और इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने
छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है। किस शहर में 125 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया? 125 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ये हैदराबाद में किया गया है, तेलंगाना की राजधानी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का अनावरण या उद्घाटन किया है? पोलो प्रतिमा 120 फीट ऊंची ये मणिपुर में किया गया है। मणिपुर अभी करंट न्यूज में फेमस मतलब चर्चा में चल रहा है। जैसे जो अभी उस जगह पर कांड हुआ है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा अच्छे से। शर्मनाक घटना हुई है मणिपुर में बहुत अधिक। आगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवछ प्रतिमा का अनावरण किया है? विदेश मंत्री हैं जयशंकर, इन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? ये किया है फिजी में। फिजी के बारे में बता देता हूँ। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंतर्गत देश है और यह ओशनिया महाद्वीप जिसे कहा जाता है उसके अंतर्गत आता है। ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत जैसे ऑस्ट्रेलिया, उस क्षेत्र को ओशनिया के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी ये सभी मतलब, और साओ टोम किरिबाती ये सभी उसी में आते हैं, तो उसी के अंतर्गत आता है ये। और इसकी राजधानी है शायद युवा या सूबा है, मुझे कन्फ्यूजन है, युवा या सूबा या युवा, सूबा है शायद जहाँ तक है। अब देख लेना और इसे अच्छे से। आगे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा, बताइए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किया गया है? भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किस राज्य या यूटी के द्वारा किया गया है? बताइए। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी विल लीड इंडियाज फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। कोई बता सकता है कि वितस्ता किस नदी का पुराना नाम था? बता सकता है? जैसे कि काबुल नदी थी उसका नाम था कुबा, और झेलम का था अस्कनी, झेलम नदी का पुराना नाम था अस्कनी, और रावी नदी का पुरुषणी, और सतलज का था सतुद्री, और व्यास का विपाशा। तो उसी हिसाब से वितस्ता बताओ, वितस्ता किस नदी का था? नहीं सॉरी, मैं गलत बोल गया हूँ, शायद झेलम नदी का, झेलम का बोल गया ना अस्कनी, तो झेलम का नाम था वितस्ता, और चिनाब का था अस्कनी। ठीक है। और रावी का पुरुषणी, और सतलज का सतुद्री, और व्यास का विपाशा। ये जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं सभी उनके नाम थे। और सिंधु नदी का